स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर देखेंगे। सेट वन को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये है पॉलिटिकल साइंस का है 12th क्लास का, ठीक है। 12th क्लास ठीक है। तो चलिए हम लोग पूरा सेट को देखेंगे, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक में आ गया है। तो इसे आप लोग अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है और पूरा सेट हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम लोग देखेंगे छोटा प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जय जवान जय किसान का नारा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान, ये नारा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा किसने की थी? हम लोग सभी जानते हैं उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थी, ठीक है। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जो है श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों जगहों में ये परमाणु बम जो है गिराया, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अभी वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग इसे अंत तक जरूर देखें। परीक्षा में बहुत ही आसानी से आप लोगों को ये याद हो जाएगा परीक्षा तक, ठीक है। एक बार आप लोग जरूर देखें, दो बार देखें, ठीक है। प्रश्नों को याद करिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे अभी चौथा प्रश्न, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देश का नाम बताना होगा। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़े देश जो है ये हमारा भारत है। कौन है? भारत। ऐसे करके, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए 5 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 5 नंबर वाला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? देखिए, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। 1991 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर वाला प्रश्न को, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हम लोग जानते हैं सभी, योजना आयोग का प्रधानमंत्री होता है। उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 7 नंबर वाला, नेशनल कांग्रेस किस राज्य की मुख्य राजनीतिक पार्टी है? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर। कहाँ की? जम्मू कश्मीर, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा बड़ा प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा। तो बहुत ही फायदा होगा आप लोगों का, ये प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझिए। एक बार समझ जाएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, कभी भी आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। चलिए देखते हैं, सुरक्षा परिषद क्या है? हम लोग सुरक्षा परिषद को जानेंगे। सुरक्षा परिषद क्या है, कहाँ काम करता है, क्या काम करता है, किस तरह का काम करता है, एक बार से हम लोग इसे समझ जाएंगे, ठीक है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र कार्यपालिका और इसके विभिन्न अंगों में सर्वाधिक शक्तिशाली अंग है, ठीक है। इसमें कितने सदस्य होती है? कुल 15 सदस्य होती है, ठीक है, जिसमें से स्थायी रूप से 5 सदस्य होती है। कौन कौन? ये भी क्वेश्चन आता है, कौन कौन? देखिए, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। ये आपका 5 स्थायी रूप से ये देश सदस्य है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 10 अस्थायी सदस्य। 10 क्या है? अस्थायी सदस्य। तो 10 और इधर 5, 15 हो गया आपका, ठीक है। कुल 15 सदस्य है। कुल कितना है? 15 सदस्य है, ठीक है। चलिए, कुल 15 सदस्य है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, चलिए, जो महासभा द्वारा हर 2 वर्ष बाद चुने जाते हैं। जो 10 सदस्य होते हैं, 10 स्थायी वाला सदस्य तो स्थायी है, ठीक है। ये 10 जो सदस्य है, 10 जो देश है, इस सदस्य को हर 2 वर्ष बाद चुना जाता है। अस्थायी सदस्य को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व को सुरक्षित किया जाता है। इसमें इसके सभी निर्णय बहुमत से होते हैं। बहुमत के आधार पर ही इस देश को शामिल किया जाता है, इसीलिए इस देश का नाम यहाँ दिया हुआ नहीं है। परंतु 5 स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति प्राप्त है। ये जो 5 शक्ति है, 5 जो देश है, ये इस देश को क्या है? वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो शक्ति प्राप्त है, ठीक है। अर्थात किसी भी प्रस्ताव में पारित होने के लिए उस 5 सदस्यों का सदस्य सहमत होना आवश्यक माना गया है। यानी 5 जो सदस्य है, स्थायी सदस्य, उस सदस्यों को वहाँ पर जो मत है वो देना होगा। अगर इनमें से कोई नहीं मानेगा तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न पर देखेंगे। चलिए अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे? मिलान करेंगे। देखिए,
यहाँ दिया हुआ है, देखिए स्तंभ क स्तंभ ख, मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। तो देखिए मिखाइल गोर्बाचोव क्या थे? तो एक सुधारक की शुरुआती की, ए नंबर वाला सी होगा, सुधारों की शुरुआत की थी। ठीक है, जब सोवियत संघ बिगड़ गया, सब कुछ उसका ही हो गया, तो उस समय उसने सुधार किया था। शार्क थेरेपी क्या है? देखिए ये एक आर्थिक मॉडल को कहा गया था। ठीक है, रूस ये सोवियत संघ का उत्तराधिकारी इसको माना गया था। ठीक है, उत्तराधिकारी माना गया था रूस को। वारसा जो है ये एक सैन्य समझौता हुआ था। वारसा एक सैन्य समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग 10 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। चलिए क्या हो रहा है, 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे अभी। चलिए, भारत की विदेश नीति में आए 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन को बताना है। ठीक है, देखिए भारतीय विदेश नीति में यो तो कोई परिवर्तन आए हैं, बहुत सारा परिवर्तन आए हैं, लेकिन परंतु इनमें से 2 क्या क्या है? एक नंबर देखिए परमाणु ब्लॉक में सम्मिलित होना है, और दूसरा क्या है? सैन्य हितों की अपेक्षा आर्थिक हितों पर ज़्यादा जोर देना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, यही परिवर्तन सबसे ज़्यादा होते हैं। 11 नंबर वाला प्रश्न को देखिए, हम लोग 11 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। आज़ादी के समय भारत को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ठीक है, भारत के सामने निम्नलिखित 2 चुनौतियाँ क्या क्या थी? देखिए एक नंबर लोकतंत्र में कायम रखना है, लोकतंत्र को कायम रखना है। सेकेंड नंबर में क्या है? एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसा भारत गढ़ना है जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह होगा। यानी कि सभी को एक माला में जैसे हम लोग फूल को पिरोते हैं, उसी तरह हमारे देश का सभी नागरिकों को इसी तरह पिरोए रखना होगा। ठीक है, सभी विविधताओं को एक साथ। ठीक है, चलिए 12 नंबर वाला प्रश्न को देखिए। 12 नंबर वाला प्रश्न देखिए, गठबंधन क्या है? तो क्या है? देखिए वह राजनीति जिसमें चुनाव के पहले अथवा बाद में आवश्यकता अनुसार दलों में सरकार गठन या किसी अन्य मामले जैसे राष्ट्रपति चुनाव में आपसी सहमति बन जाए और सामान्य स्वीकृति न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार देश में राजनीतिक विरोधी दलों के रूप में आया या सत्ताधारी गुट के रूप में आया हो, तो वह एक ऐसी राजनीति को ही हम लोग क्या कहेंगे? गठबंधन की राजनीति कहेंगे। मतलब 2 दलों को हम लोग साझा रूप से, 3 दलों को हम लोग साझा रूप से वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मान सकते हैं। अब हम लोग 13 नंबर वाला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिशों को लिखिए। मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिश क्या क्या है? देखिए जनता पार्टी द्वारा नियुक्ति मंडल की अध्यक्षता में आयोग जो कि 1978 में की गई 3 प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित थी। क्या क्या? एक नंबर अन्य पिछड़ी जातियों, अदर बैकवर्ड कास्ट जिसे हम लोग कहेंगे ओबीसी कहेंगे। ठीक है, इसको सरकारी सेवा में 27% आरक्षण प्रदान किया जाए। और दूसरे में क्या हुआ? देखिए केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा शासित वैज्ञानिक, तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्था में अन्य पिछड़ी जातियों को OBCS के लिए 27% आरक्षण निश्चित किया गया, यहाँ प्रदान किया गया या निश्चित किया गया। और 3 नंबर में क्या दिया है? देखिए 3 नंबर में दिया है अन्य पिछड़ी जातियों को आर्थिक सहयोग के लिए सरकार एक पृथक आर्थिक संस्था को चाहे तो निश्चित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग 14 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर सरकार एक पूर्ण नियंत्रण होता है सरकार का। ठीक है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण तथा स्वामित्व से बाहर होती है, उस पर बाजार व्यवस्था का प्रभाव अधिक रहता है। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या समझे आप लोग? पूर्ण रूप से नियंत्रित होता है सरकार का, और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यह स्वामित्व से बाहर होता है। ठीक है, स्वामित्व से बाहर रहते हैं,
पर बाजार का प्रभाव अधिक पड़ता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में देखिए दिया हुआ है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत खुला व्यापार तथा खुली प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, उत्पाद की गुणवत्ता, सीमा, वस्तुओं की कीमतों का सरकार के द्वारा निश्चित होना। ठीक है, कोई भी वस्तु हो तो सरकार के द्वारा एक मूल्य निश्चित होना चाहिए, और निजी लाभ की धारणा का अभाव आदि इस व्यवस्था के दोष हम लोग मानते हैं। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार एवं खुली प्रतियोगिता अपनाई जाती है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता, व्यापार खुली रूप से हम लोग अपनाते हैं, कोई किसी का बाधा विपत्ति ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है, वस्तुओं की कीमत की निर्धारण उत्पादन करता है, और वस्तु का जो मूल्य है ये सारा चीज़ क्या करता है, कीमत जो है उत्पादक करता ही करता है, कि कितना में बेचे, कितना में नहीं बेचे, कितना में कितना लाभ हो रहा है, ये सारा चीज़ जो है उसी में ही होता है। ठीक है, तो उत्पादनकर्ता का आधार लाभ होता है, जैसे जितना जिस तरह उत्पादन होगा उसी के आधार पर ये लाभ होता रहे। ठीक है, अभी 15 नंबर वाला प्रश्न को देखिए आप लोग, सोवियत विभाजन का भारत पर पड़े प्रभाव का परिचय हम लोग को देना। ठीक है, किस तरीके से प्रभाव पड़ा। देखिए, यद्यपि भारत दोनों महाशक्तियों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों से अच्छा तालमेल रखता था, परंतु वह सोवियत संघ के अधिक निकट था। कैसे निकट था, आप लोगों को पता होगा, जब पाकिस्तान के साथ हमारा भारत का युद्ध हो रहा था, उस समय पाकिस्तान वालों ने क्या किया था, अमेरिका को पकड़ लिया था। ठीक है, जब अमेरिका को पकड़ लिया था तो हम भारतवासी जो है हम लोग कैसे अमेरिका को पकड़ेंगे, क्योंकि एक विपक्ष जो है, विरोधी पक्ष जो है वो एक पक्ष को पकड़ा हुआ है, तो हम लोग भी कैसे उसको पकड़ेंगे। इसीलिए हम लोग क्या किए, इनडायरेक्ट रूप से सोवियत संघ के नज़दीक में हम लोग रहे। ठीक है, यही है। ठीक है, उसने भारत के अनेक प्रकारों का संकटों या सामान्य समय सहायता की, इसीलिए इस विघटन से भारत निश्चित रूप से बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ था। जब इसका भारत को बहुत, जब वही चीज़ पाकिस्तान के सामने जो हमारा युद्ध हो रहा था, तो सोवियत संघ ने हम लोगों को सहायता किया, अमेरिका ने पाकिस्तान को सहायता किया, तो जब इसका विघटन हो गया तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, क्योंकि कोई अच्छा चीज़ हम लोग को देता है और जब वो चीज़ नहीं मिलता है तो हम लोग ऐसे में ही प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध समाप्त हो गया। जब दो पक्ष हो रहा था, दो पक्ष में युद्ध हो रहा था, इधर और इधर, ये हो गया अमेरिका, ये हो गया सोवियत संघ, ये अमेरिका सोवियत संघ। ठीक है, तो एक पार्टी, अगर ये पार्टी इसका बंद हो गया, इसका पार्टी जो है ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, तो क्या युद्ध चलेगा, नहीं चलेगा, तो यही स्थिति हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए, विभिन्न भागों में शांति स्थापित हुई, इस शांति का भारत को भी लाभ मिला। जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो उस समय हमारा भारत को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिला था, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट रूप से कोई भी दल के ऊपर हम लोग नहीं गए थे। परमाणु हथियारों के संचय और हथियारों की होड़ में भी राहत हम लोग को थोड़ा मिला। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या था, देखिए, विश्व में अमेरिका की तबाही स्थापित हो गई, वह भारत की राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए, अमेरिका भारत में भी अपनी मनमानी चला रहा है, कैसे, देखिए, आइए कुछ दिन शर्तों को सामने मानने के लिए विवश हम लोग हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे शर्त अमेरिका हमारे अंदर रखता है, हमारे देश के ऊपर रखता है, जो कि हम लोग बाध्य होकर उस शर्त को मानते हैं। अन्य देश की भांति भारत की अर्थव्यवस्था भी अमेरिका से प्रभावित हो रही। भारत द्वारा परमाणु परीक्षण के समय आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी अमेरिका ने दी थी। जब हम लोग परीक्षण करना चाहते थे इसकी, परमाणु बम की, तो उस समय अमेरिका के द्वारा ये आरोप लगाया गया, अगर कोई हानि होगा, क्षति पहुंचेगा, तो उसका जिम्मेवार आप होंगे, इस तरीके से। 5 नंबर वाला देखिए, उसने पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी धन देकर भारत के विरुद्ध भड़काने का काम किया। हमने पहले ही आप लोगों को बताए कुछ प्रश्न, तो अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान को कुछ सहायता करते थे, और उसी सहायता के
अंदर में ही पाकिस्तान का जो जुनून है ये बढ़ गया था और इसी चलते हमारे भारत के साथ युद्ध वो लोग करते थे। और भी बहुत सारा कारण था, लेकिन ये भी एक कारण हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर में क्या है देखिए, सोवियत का हिस्सा रूस भी अब शक्तिशाली नहीं रहा। जब सोवियत का हिस्सा जो है ये टूट गया तो रूस भी अकेला क्या कर पाता, उसका भी थोड़ा थोड़ा करके ह्रास होने लगा। इसीलिए उसने भारत को प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहायता अब कम मिल रही है पाकिस्तान को। ठीक है, चलिए 16 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग देखते जाइए। चलिए देखते हैं, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण क्यों किया, कोई 3 कारण बताइए। ठीक है, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर क्यों आक्रमण किया था, इसका कारण क्या था देखिए। इसी तरीके से आप लोगों को लिखना भी है एग्जाम में। अफगानिस्तान में अमेरिकी आक्रमण का मुख्य कारण था, क्या कारण था, वहाँ का तालिबान शासन, जिसे स्वयं अमेरिका ने ही सशस्त्र इस्लामवादी बनाया था। किंतु सोवियत विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बदले और 1999 तक अंतर्राष्ट्रीय उग्र इस्लामवादी बनाम अमेरिका जैसे समीकरण उभर कर सामने आने लगे तो अक्टूबर 2001 को अमेरिका और सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया था। समझ में आ रहा है, जिसके पीछे निम्नलिखित 3 कारण थे। तो ये 3 कारण ही हम लोग को लिखने के लिए बोले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है ये 2-3 कारण। ठीक है, चलिए। अमेरिका कट्टर आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की खोज कर रहा था। लादेन के अफगानिस्तान में होने की संभावना अमेरिका को ज़्यादा हुई थी। ठीक है, ओसामा बिन लादेन को। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा भयानक आतंकवादी था। 2 नंबर में देखिए, अमेरिका मानता था कि लादेन को सुरक्षित आश्रय और आतंकवाद प्रशिक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा विदेशी नीति को चुनौती दे दी। उसने प्रशिक्षण दिलवाते थे, लोगों को सिखाते थे ताकि उसका दल बल और भी आगे बढ़ सके। तो इसी के चलते अमेरिका ने ये ठान लिया कि उसको हम लोग ख़त्म करके ही रहेंगे, इसीलिए उसको ख़त्म किया। ठीक है, 17 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी। 17 नंबर प्रश्न क्या है देखिए, भारत और चीन के संबंध में प्रगाढ़ता के मुख्य कारण क्या है। ठीक है, भारत और चीन के संबंध में प्रगाढ़ता का मुख्य कारण है क्या है, आर्थिक संबंध। क्या है, आर्थिक संबंध। भारत और चीन ने व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सफलता दर और बढ़ा था। ठीक है, भारत और चीन को भविष्य में अपार ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, है ना, भारत और चीन को। इस बात को ध्यान में रखकर दोनों देशों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई। भारत और चीन द्वारा नाथुला दर्रे को खोलना दोनों देशों के राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों को एक नई खेती पर खड़ा करता है और भारत और चीन के बीच बढ़ते हुए आर्थिक संबंधों को एक कोई दिशा मिली थी। ठीक है, चलिए हम लोग उसके बाद कुछ प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे देखिए, नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक मानते थे। क्यों मानते थे, हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप लोग देखते जाइए। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जितने सारे नोटिफिकेशन वीडियो आप लोगों को हम छोड़ेंगे, अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट करने में कोई आप लोग को पैसा नहीं लगता है, आप लोग इसे बेझिझक होकर कर दीजिए। चलिए, नेहरू ने भारत की विदेश नीति की बुनियाद दृढ़ता के साथ रखी थी। बुनियाद दृढ़ता मतलब जैसे कभी टूटेगा नहीं, इसी तरह से उन्होंने विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेत मानते हुए कहा था कि हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपनी स्वयं की नीति के साथ एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भाग लेंगे, न कि केवल किसी दूसरे राष्ट्र के उपग्रह की तरह। इसीलिए हम दूसरे राष्ट्र से घनिष्ठ और प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट संबंध की आशा करते हैं। दूसरे देश के थ्रू नहीं, प्रत्यक्ष रूप से घनिष्ठ हम लोग बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, उनके साथ मिलकर विश्व शांति
और स्वतंत्रता के संबंध में सहयोग करते हैं तथा 7 नस्ल के लिए अवसरों नहीं हम विशेषकर उपनिवेश देशों तथा उसके लोगों के उद्धार में तथा सभी नस्ल के लिए अवसरों की समानता को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मान्यता दिलाने में रुचि रखते हैं। ठीक है, बड़ा प्रश्न है थोड़ा, चलिए। दूसरी तरफ नेहरू ने अपने सिद्धांतों में संप्रभुता को बनाए रखना, विश्व शांति को प्रोत्साहन, संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रोत्साहन, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा नस्लवाद का विरोध और निजीकरण में सहयोग, गुट निरपेक्षता की नीति, मानव अधिकारों को समर्थन, पंचशील सिद्धांतों को सफल विदेश नीति संचालन के लिए भी आवश्यक हम लोग मानते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 1977 के बाद केंद्र में गठबंधन की सरकार का युग प्रारंभ हुआ और इसी प्रधान उपाय में चल रहा है, तो इसको हम लोग को समझाना पड़ेगा। चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न को आगे देखते जाएंगे। 1977 से ही भारतीय राजनीतिक में गठबंधन की सरकार बनी, युग प्रारंभ हो गया। ठीक है, 1977 में कांग्रेस के खिलाफ सभी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया और वहीं से गठबंधन सरकार की शुरुआत हम लोग मानते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। नेशनल फ्रंट भी एक गठबंधन सरकार थी जो 1991 तक ही चली थी। 1991 में फिर भी चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस का जो सरकार है वो बनाने में सफल तो मिली, परंतु उसका पहले जैसा प्रभुत्व समाप्त हो गया। मतलब इसका पहले जो कांग्रेस पार्टी का एक प्रभुत्व था ये खत्म हो गया। जीते तो ठीक है, लेकिन ये प्रभुत्व खत्म हो गया था। इसी प्रकार 1989 के बाद कांग्रेस का पतन प्रारंभ हो गया, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का महत्व प्रांतों और केंद्रों में भी बढ़ने लगा था। और 1996 के चुनाव में भी गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें क्षेत्रीय पार्टियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। क्षेत्रीय मतलब राज्य स्तरीय पार्टी जो होते हैं। उसके बाद 1996 में प्रारंभ भारतीय जनता पार्टी ने नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई। ठीक है, जो 13 दिन के बाद ही गिर गई थी। बाद में कांग्रेस के समर्थन ने यूनाइटेड फ्रंट की सरकार पहले A.D. देवगौड़ा के नेतृत्व में बनी थी, फिर इंदर कुमार गुजराल के नेतृत्व में सरकार बनी और कांग्रेस के द्वारा समर्थन लेने के कारण 1999 में फिर चुनाव हुआ, जिसमें NDA को बहुमत मिली। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार उस समय भी बनी थी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1977 में जो गठबंधन सरकार का दौर प्रारंभ हुआ वह 1999 तक चला, जिसमें 6 सरकार बनी, 6 सरकारें भी बदली। इस ओर से भारतीय राजनीति में कोई आयाम जुड़े और निम्नलिखित में से क्षेत्रीय दलों की बढ़ती हुई भूमिका, राष्ट्रीय दलों के महत्व में कमी, बाहर से समर्थन का दौर और निश्चित सरकार ये बना था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए। 1999 के बाद NDA को पूर्ण समर्थन मिला और 2004 तक NDA की सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। NDA में भी क्षेत्रीय पार्टियों की हर निर्णायक भूमिका रही थी, इसीलिए 5 साल चला। सभी को महत्व दिया गया था NDA सरकार के द्वारा। आज भी गठबंधन की सरकारों का दौर चल रहा है। NDA को 2004 में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसके स्थान पर UPA का गठबंधन हुआ था, जिसमें कांग्रेस बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई थी। ठीक है, और उसके बाद UPA में भी क्षेत्रीय पार्टियों की अहम भूमिका देखने को मिला था। ठीक है, विशेष बात यह है कि कोई क्षेत्रीय दल जो NDA के घटक में थे और UPA के भी घटक, दोनों दल में वो लोग समाहित हुए थे। ठीक है, इधर भी उधर भी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में अजीब सी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है और शायद भारतीय राजनीति में ये बदलाव भारतीय समाज में चल रहे हैं और बदलावों का ही परिणाम हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही 19 प्रश्न देखे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें
और एक घंटी रहता है ऑल ऑप्शन करके, ऐसे ऐसे इसको दबा दीजिए और शेयर करिए और शेयर और लाइक आप लोग करते जाइए। इससे तीनों चीज़ करने में आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। इसीलिए सभी से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि आपका और दूसरों का भी भला हो सके। तो इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करेंगे। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।